हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं कोशिका विज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स, आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है फ्रेंड्स, और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है एकदम फटाफट तरीके से, सुपर फास्ट तरीके से क्या है आने वाला है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हमारा लेते हैं। पहला प्रश्न है, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया है? तो जीव द्रव्य का जो नामकरण है फ्रेंड्स, ये आपका पुरकिंजे ने किया है। पुरकिंजे क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? जीव द्रव्य को क्या है, जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव्य उपस्थित होती है। कोशिका द्रव्य किसमें उपस्थित होती है फ्रेंड्स? तो ये केंद्रक एवं क्या है कोशिका झिल्ली के बीच उपस्थित होती है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच क्या है, कोशिका द्रव्य उपस्थित होती है। ठीक है, केंद्रक द्रव्य उपस्थित होती है। केंद्रक जो द्रव्य है वो कहाँ उपस्थित होती है? तो केंद्रक के अंदर उपस्थित होती है। ठीक है, देखिए कोशिका द्रव्य है वो केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच उपस्थित रहती है फ्रेंड्स, जबकि जो केंद्रक द्रव्य है ये क्या है आपका केंद्रक के अंदर में उपस्थित रहती है। ठीक है, जीव द्रव्य का कितना प्रतिशत भाग जल होता है फ्रेंड? तो जीव द्रव्य का जो 80% भाग है ये लगभग क्या होता है, आपका जल होता है। ठीक है, जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग क्या होता है, तो जल होता है फ्रेंड्स। जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक का अनुपात होता है। देखिए कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक का अनुपात दे रखा है, आपको अकार्बनिक और कार्बनिक भी पूछ सकता है, तो इसको आपको ध्यान देना है। कार्बनिक 19 और क्या है अकार्बनिक 81% रहता है। तो इस प्रकार से कार्बनिक और अकार्बनिक का जो अनुपात है तो 19:81 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। तो जीव द्रव्य में कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन उपस्थित होता है फ्रेंड्स? तो 2.5% भाग क्या है नाइट्रोजन उपस्थित रहता है। इसके साथ साथ आपको जान लेना है कि जीव द्रव्य में 76% भाग क्या होता है, आपका ऑक्सीजन होता है। 10.5% भाग आपका कार्बन होता है और 10% भाग क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? तो 2.5% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन की सबसे छोटी इकाई है। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी है फ्रेंड्स? तो सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई बोलते हैं। ठीक है, कोशिका इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पहली बार कोशिका को देखा था। पहली बार कोशिका को किसने देखा था फ्रेंड्स? तो एंटोनी वॉन्ग लीवेनहॉफ ने देखा था। ठीक है, एंटोनी वॉन्ग लीवेनहॉफ ने क्या है, कोशिका को देखा था। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है। तो कोशिका विज्ञान के जो अध्ययन है फ्रेंड्स, ये क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो कोशिका शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया है फ्रेंड्स? तो रॉबर्ट हुक ने किया है। ठीक है, देखिए कोशिका को सबसे पहले देखा किसने है? तो एंटोनी वॉन्ग लीवेनहॉफ ने देखा है, जबकि कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया है? तो रॉबर्ट हुक ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका है। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है फ्रेंड्स? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा क्या है, हमारा सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका है वो क्या होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है फ्रेंड्स? तो शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं उसमें सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। सबसे लंबी जो कोशिका है वो क्या है, आपका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। और सबसे जो छोटी कोशिका है वो क्या होता है, हमारा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कोशिका सब जो सिद्धांत है फ्रेंड्स, इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने किया है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने किया है।
किसने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजन होती है? ठीक है, कोशिका विभाजन स्पष्ट होती है, ये किसने स्पष्ट किया था? तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या है, कोशिका विभाजन को स्पष्ट किया है। ठीक है, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? तो कोशिका आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका प्रोकैरियोटिक और एक आपका यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और क्या है, यूकैरियोटिक, दो प्रकार की कोशिका होते हैं। ठीक है, कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत क्या है? तो सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बनी होती है। जितने भी जो जीव है फ्रेंड्स, वो कोशिका से एवं कोशिका उत्पाद से क्या है, बनी होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिका से निर्मित होती है। जितनी भी कोशिकाएं होती है वो पहले से निर्मित कोशिका से क्या है, निर्मित होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा कोशिका सिद्धांत है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है फ्रेंड्स? तो केवल पादपों में पाई जाती है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है फ्रेंड्स? तो सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। सेल्यूलोज क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। कोशिका के निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक होती है। तो कोशिका के निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में कौन सहायक होती है फ्रेंड्स? तो कोशिका भित्ति क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका के अंदर जाने वाली पदार्थ एवं बाहर जाने वाली पदार्थ का निर्धारण करती है। ठीक है, कोशिका के अंदर जाने वाली जो पदार्थ है और बाहर जाने वाली जो पदार्थ है उसका निर्धारण कौन करती है? तो कोशिका झिल्ली ही करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है फ्रेंड्स? तो लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली में क्या पाई जाती है फ्रेंड्स? तो प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। कोशिका झिल्ली में क्या पाई जाती है? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। तारकाएं पाई जाती है। तारकाएं किसमें पाई जाती है? तो केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, देखिए जो कोशिका भित्ति है वो क्या है, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, और जो तारकाएं है वो केवल क्या है, जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, तारकाएं सेंट्रोसोम की खोज की है। तो किसने की है फ्रेंड्स? तारकाएं जिसको हम लोग सेंट्रोसोम भी बोलते हैं, इसकी खोज किसने की है? तो बोबेरी ने की है। किसने की है? तो बोबेरी ने की है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है फ्रेंड्स? तो अल्टमैन ने क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम किसने दिया था? तो देखिए खोजा किसने है? तो अल्टमैन ने खोजा है, और इसका नाम किसने दिया है? तो बेंटा ने दिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया है? तो बेंटा ने दिया है। कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका का श्वसन स्थल हम लोग किसको बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का श्वसन स्थल कहलाती है। अगला प्रश्न है, कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? कोशिका का इंजन किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का इंजन कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह, शक्ति केंद्र किसको बोलते हैं? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह, शक्ति केंद्र, ये भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। कोशिका का इंजन किसको कहा जाता है? तो ये भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ऊर्जा युक्त जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसका ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है? तो ये भी आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा विभाजित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा विभाजित होती है फ्रेंड्स? तो विखंडन के द्वारा क्या है, विभाजित होती है। डीएनए पाया जाता है। डीएनए किसमें पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है एवं हरित लवक में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्या है, हरित लवक में पाया जाता है। गोल्जी काय की खोज किसने की थी? गोल्जी काय की खोज किसने की है फ्रेंड्स? तो कैमिलो गोल्जी ने की है। ठीक है, किसने की है? कैमिलो गोल्जी ने की है। किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है?
तो किसको हम लोग कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक बोलते हैं फ्रेंड्स। तो गोल्जी काय क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा गोल्जी काय हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करती है। ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कौन करती है फ्रेंड्स, तो गोल्जी काय ही क्या है हमारा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो गोल्जी काय में ही होता है। ठीक है, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है, तो लाइसोसोम को क्या है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसमें सभी प्रकार के जल अपघटकीय एंजाइम मिलते हैं, तो किसमें सभी प्रकार के जल अपघटकीय एंजाइम मिलते हैं फ्रेंड्स, तो लाइसोसोम में क्या है सभी प्रकार के जल अपघटकीय एंजाइम मिलते हैं, लाइसोसोम इसका उत्तर हो जाएगा। किसके लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, किसके लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स, तो स्तनधारियों के जो लाल रक्त कणिका है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, लवक पाए जाते हैं, लवक किसमें पाया जाता है, तो केवल पादप कोशिकाओं में क्या है लवक पाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, हरित लवक में पाए जाते हैं, तो हरित लवक में क्या पाया जाता है, तो वर्णहरित पाया जाता है। वर्णहरित क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हरित लवक में क्या पाया जाता है, तो पर्णहरित पाया जाता है। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक को ही कहा जाता है। क्लोरोफिल में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल में आपका क्या है मैग्नीशियम पाया जाता है फ्रेंड्स। मैग्नीशियम क्या है आपके क्लोरोफिल में उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में कौन से तत्व पाए जाते हैं, देखिए क्लोरोफिल में हमारा कौन रहता है, तो मैग्नीशियम रहता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्या है मैग्नीज, लोहा और क्या है तांबा उपस्थित रहता है, कॉपर उपस्थित रहता है। ठीक है, पत्तियों के पीले रंग का कारण है, पत्तियों के पीले रंग का कारण क्या होता है फ्रेंड्स, तो कैरोटीन के कारण क्या है पत्ती पीले रंग के हो जाते हैं, कैरोटीन इसका उत्तर हो जाएगा। कौन से लवक रंगहीन होते हैं, तो कौन से लवक रंगहीन होता है फ्रेंड्स, तो जो अवर्णीय लवक होता है वो हमारा रंगहीन होता है, जबकि वर्णीय लवक हमारा क्या होता है, तो ये हमारा रंगीन होता है। ठीक है, जड़ों एवं तनों में पाए जाने वाला लवक है। जड़ों एवं तनों में कौन से प्रकार के लवक पाए जाते हैं, तो अवर्णीय लवक पाए जाते हैं। ठीक है, पुष्प, फूल भित्ति, बीज आदि में पाए जाने वाला लवक है। तो देखिए पुष्प, फूल भित्ति और बीज में जो पाए जाने वाला लवक है वो क्या है हमारा वर्णीय लवक होते हैं। इसी के कारण क्या है फूल भिन्न भिन्न रंग के होते हैं। पत्तियों में पाए जाने वाला लवक है, पत्तियों में पाए जाने वाला लवक कौन सा है, तो हरित लवक है। ठीक है, हरित लवक के कारण क्या है पत्ती हरे रंग का होता है। भोजन, भोज्य पदार्थ का संग्रहण करने वाला लवक है। भोज्य पदार्थ का संग्रहण करने वाला लवक कौन सा है, तो अवर्णीय लवक क्या है भोज्य पदार्थ का संग्रहण करने वाला लवक होता है। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला लवक है। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला लवक कौन है, तो ये हमारा फाइकोसाइनिन है। कौन है, फाइकोसाइनिन क्या है वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला लवक है। ठीक है, वर्णीय लवक के अन्य उदाहरण हैं। ठीक है, वर्णीय लवक के कौन कौन उदाहरण है, जैसे टमाटर में लाल रंग होता है वो हमारा लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर का जो लाल रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है केंद्रक की खोज किसने की है। केंद्रक की खोज किसने की है फ्रेंड्स, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या है केंद्रक की खोज की है। रॉबर्ट ब्राउन इसका उत्तर हो जाएगा। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है, तो केंद्रक क्या हो जाएगा कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है, केंद्रक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़े क्या है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। ठीक है, चिंपांजी में कितना पाया जाता है, तो 24 जोड़ा पाया जाता है। बंदर में आपका 21 जोड़ा पाया जाता है। किसे वंशागति का वाहक कहा जाता है, तो किसे वंशागति का वाहक कहा जाता है, गुणसूत्रों को क्या है वंशागति का वाहक कहा जाता है। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है, गुणसूत्रों की जो वंशागत सिद्धांत है इसको किसने दिया है, तो सूटन एवं पोवेरी ने दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना मॉडल किसने दिया है, तो डीएनए की जो द्विकुंडलिक संरचना मॉडल है ये वॉटसन एवं क्रिक ने दिया है। वॉटसन एवं क्रिक इसका उत्तर हो जाएगा।
प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। प्रोटीन संश्लेषण को कौन नियंत्रित करता है? तो डीएनए क्या है? नियंत्रित करता है। तो ये था फ्रेंड्स कोशिका विज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।